नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जो फैलाई जाती हैं जिनसे आप बचकर रहें। इसके साथ ही हम देश और दुनिया से नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लाते हैं, नई नई स्टडीज के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत की स्थिति में कि भारत में कोरोना का कहर जो है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और कुछ राज्यों की हालत काफी ज्यादा खराब है दूसरों के मुकाबले। सिर्फ 7 राज्यों में कोरोना के 63% एक्टिव मामले हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। देश के कुल मामलों के 65.5% मामले और 77% मौतें इन्हीं राज्यों में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने जा रहे हैं और बैठक में कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। इन 7 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट देश के पॉजिटिविटी रेट से भी ज्यादा है। यहाँ की मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट भी 2% से ज्यादा है, जो कि राष्ट्रीय औसत के ऊपर है। तो ये वो राज्य है जहां इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे हालात नजर आ रहे हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे इन राज्यों के बारे में, लेकिन एक और अहम जानकारी है और वो ये कि हमारे देश में टेस्टिंग अब कम होती जा रही है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ये दावा कर रहा है कि कम मामले आ रहे हैं, लेकिन ये कम मामले आखिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है। अगर आप 7 दिनों में नए मामलों की दर को देखें तो उसमें 2% की कमी आई है और इसके लिए सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई है। एक हफ्ते में भारत में वहीं अगर आप दूसरा पहलू देखें तो 7% कम टेस्ट हुए हैं। टेस्ट तब कम हो रहे हैं जबकि पॉजिटिविटी रेट 9 के पार है, 9% के से भी ज्यादा है और नए मामलों की तुलना में रोजाना टेस्टिंग की रफ्तार अब कम होती जा रही है। यानी कि जिस दर से आपके नए मामले बढ़ रहे हैं उस दर से आपकी टेस्टिंग तो बढ़ नहीं रही है, उससे कहीं भी कंपैरिजन में नहीं है। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, जो कि हमारी सरकार दावा कर रही है, इतने व्यापक तौर पर बढ़ रहा है, तो टेस्टों की रफ्तार क्यों नहीं बढ़ रही है? वो घट क्यों रहे हैं? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। ऐसी क्षमता का क्या मतलब है जब अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा? आगे जाके तो इसका कोई फायदा है नहीं, तो अभी क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 8 दिन में टेस्टिंग कैसी हुई है। आपको अलग अलग हम 16 सितंबर से लेकर के अब तक की, क्योंकि एक हफ्ते पहले की बात हो रही थी, तो हम आपको 8 दिन का दिखा रहे हैं आंकड़ा। अब ये देखिए, टेस्टिंग जो कि पहले ज्यादा की जा रही थी वो अब घट गई है। आप देख सकते हैं कि 16 सितंबर की टेस्टिंग ज्यादा थी, 11 लाख के पार थी और आज की डेट में जो टेस्टिंग हो रही है वो कम हो गई है। हालांकि जो सरकार है उसने एक दिन का दावा उठाया था 20 सितंबर का कि सबसे ज्यादा टेस्ट अब तक के हमने किए हैं 12 लाख के पार, लेकिन ये एक दिन एक तरह से अनोमली है, यानी अलग से नजर आता है। बाकी सारी जगह आप देखिए टेस्टिंग 16 सितंबर के मुकाबले कम है और ये चिंता की बात है कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं। इन दावों के बारे में क्या कह रहे हैं सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के, आइए सुनते हैं। अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार 4 दिन हमारे यहाँ जो रिकवरीज हुई देश में वो नए केसेस की तुलना में अधिक हुई। कुछ मित्र ये सुझाव देते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है संभवतः कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, राज्य टेस्ट कम कर रहे हैं। मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूं। These kind of doubts are absolutely without any foundation. Why am I saying this? On 19th of September, the total number of tests done in this country was 8,81,000. 8,81,000 से ज्यादा आपने टेस्ट किए, आपको 93,000 नए केस मिले। 20 सितंबर को इस देश में 12,06,000 टेस्ट हुए। The country tested 12,06,000 samples and only 92,000 positive cases were found. So therefore, it cannot be said that the testing has come down, therefore these figures are showing something that is not as per the reality. 22 सितंबर को 9,33,000 टेस्ट हुए, 9,33,185 tests across the country. 9,33,185 टेस्ट करने के बाद 75,083 नए मामले मिले।
तो ये तथ्य नहीं है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर टी सुंदरमन जुड़ गए हैं, जो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हैं पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुंदरमन। ये बात तो सच है कि बहुत ज़्यादा हमें इसको जोड़ना नहीं चाहिए। शायद जिस तरीके से सचिव कह रहे हैं, हेल्थ सचिव की टेस्टिंग और नंबर ऑफ पॉजिटिव जितने केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर आखिर कम टेस्ट होना क्या तुक बनता है कि 7 दिन तक हम कम टेस्ट करते जाएं? तो ये उनका जो सफाई दे रहे हैं उसमें मुझे कोई लगता नहीं है कि सही है। ये कहना कि हमने 9 लाख टेस्ट कर लिया और उसमें केवल 92,000 ये क्या बात है? एक दिन को करीब करीब जब 1 लाख केस हमें मिल रहा है, करीब करीब जितना पूरा चाइना में पूरा पैंडेमिक के पूरे 6 महीने में वो एक ही दिन में मिल रहा है, तो हमारी टेस्टिंग कम से कम 5% पॉजिटिव रहना चाहिए, जो भी कम है। इसीलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में कम से कम आज जो टेस्टिंग रेट है उसका डबल की जरूरत है। और इसमें क्या समस्या है ना कि कुछ जगह में, कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज में हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी ठीक है, लेकिन बहुत और जगह में हमारी टेस्टिंग इतनी पुअर चल रही है कि हम उस जगह में और इस जगह को एवरेज करके कहना कि हमारा ओवरऑल इंडिया में टेस्टिंग ठीक है, ये सही नहीं है। क्योंकि जहां बिहार जैसे जगह में जहां आज नया फैल रहा है, अभी भी अंदर जा रहा है, इस जगह में सब टेस्टिंग की कैपेसिटी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। और जब तक नहीं बढ़ाओगे, नया केस मिलते रहेगा, फैलते रहेगा, मौत होते रहेगी, और वी आर नॉट इन कंट्रोल। अभी अक्टूबर तक हम देख लेंगे कि हम दुनिया में सबसे पहले भी आ जाएंगे और हम अपने आप को घुमा रहे हैं। वी डू नीड टू टेस्टिंग को कम से डबल या ट्रिपल आज भी करने की जरूरत है। बिल्कुल। आपसे डॉक्टर ये भी जानना चाहेंगे, जब स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि इनको कोरिलेट नहीं करना चाहिए कि टेस्टिंग कम हो रही है तो मामले कम आएंगे, जो क्योंकि चिंता सबकी यही हो रही थी कि 90,000 के पार लगातार मामले आ रहे हैं, और इसको देख करके उन्होंने ये कहा था कि इसको मत कंपेयर कीजिए। ये मतलब उन्होंने जो तर्क दिया था, आप क्या मानते हैं इसके बारे में? नहीं, इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं सेक्रेटरी को भी रखना चाहता हूं। इक्विटी की बात है। जब टेस्ट कम होता है ना, टेस्ट की एक्सेस कम होता है, टेस्ट का तक लोग पहुंचने में कम होता है, तो सबका पहुंच एक साथ जैसा कम नहीं होता है। जो मैं मिडिल क्लास में हूं, जो मैं प्रिविलेज्ड हूं, जो मैं डॉक्टर हूं, मैं तो टेस्ट तक पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन जो गरीब है, जो स्लम में है, जो ट्राइबल एरिया में है, उसको जो एक्सेस है वो ज्यादा कम होता है। इसीलिए ये कहना कि ये टेस्ट की जो जब कमी होती है, इससे हम उनको मिस कर रहे हैं जो सबसे हमारे वल्नरेबल है। और अगर उस वल्नरेबल सेक्शन में हमें ज्यादा पता करना है तो टेस्टिंग की रेट और भी बढ़ाने की जरूरत है। और इसीलिए इस अंडरस्टैंडिंग कि टेस्टिंग कम हुआ इसीलिए केस कम हुआ, ये एक तरह से सही है कि अगर आप मिडिल क्लास और जिसका पास पहुंच की समस्या नहीं है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ट्रीटमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वहां तो इसका बहुत बुरा असर है। और ये मुझे बार बार कहने की जरूरत है कि आप अभी देश को एक साथ जैसा मत देखिए। आप उस जगह में देखिए जहां पिछड़े इलाका है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं अभी पूरा उपलब्ध नहीं है, वहां जहां लोगों को तक पहुंच नहीं पाता है, वहां की हालत। और बॉम्बे जैसा, चेन्नई जैसा शहर में तो अभी कुछ ना कुछ मैनेज कर लिए, कमियां हैं लेकिन मैनेज कर लिए है। लेकिन अभी जो गांव में फैल रहा है उसके लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग अरेंजमेंट्स और एक्सेस टू टेस्टिंग की बहुत रीथिंक करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। बहुत एक सॉर्ट ऑफ लेड बैक रूप में है कि अब सो हो गया, ये तो राम भरोसा मोड है मेरे अंडरस्टैंडिंग में कि अब जो सो होगा सो हो जा रहा। ऐसी नहीं, दे नीड टू रीथिंक देयर प्लान फॉर रूरल इंडिया और स्पेशली बैकवर्ड हिंदी स्टेट्स में किस तरह टेस्टिंग को बढ़ाएंगे और पहुंचाएंगे। डॉक्टर सुंदरमन, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसके
उसके विपरीत एक मैं आर्ग्यूमेंट देना चाह रही हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देखिए हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, टेस्टिंग के भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो अगर आप सिर्फ सिम्टोमेटिक को टेस्ट कीजिए, आप एसिम्टोमेटिक या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे मत जाइए। अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने लग गए और एसिम्टोमेटिक को टेस्ट करने लगे कि इस आदमी के इस रिश्तेदार को भी कर दिया, उसको भी कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या ये स्थिति है हमारे देश में अभी? एक टू सम एक्सटेंट मैं इससे सहमत हूं, मैं अपोज नहीं कर रहा हूं। इस सेंस में सहमत हूं कि जिसको सिम्टोमेटिक है उसको टेस्ट करना अनिवार्य है, इट इज अ मस्ट। ये मैं एम्फसाइज करना हूं, ना कि किसको ना टेस्ट करें। बहुत लोग जो सिम्टम्स के साथ जाते हैं उनको टेस्टिंग समय पे नहीं मिलता है, और जब सीरियस हो जाते हैं तभी टेस्टिंग होता है। ये सबसे मेरे अंडरस्टैंडिंग में खतरा है। इसलिए सिम्टोमेटिक पर्सन्स को टेस्टिंग प्रायोरिटाइज किया जाए, ये सही है, ये कहना सही है। असिम्टोमेटिक को आप टेस्ट करेंगे या ना करेंगे, ये तब फर्क पड़ता है जब आप फैलने को रोकने पर कोई आपका जोर है कि नहीं। क्योंकि जब वो पॉजिटिव फीवर सिम्टोमेटिक होने के 2 दिन 3 दिन पहले से उससे डिजीज फैलता है। अब अगर आपका रोकथाम का एजेंडा को आप छोड़ ही दिए हो तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हम आज भी जो गति पे फैल रहा है उस पे और काम करने की जगह है और करना चाहिए, तो हमें तो कम से कम जो क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं और जिसका पास पॉजिटिव होने की चांस ज्यादा है उसको तो टेस्ट करने की जरूरत है। 2-3 दिन पे फॉल्स नेगेटिव्स बहुत होंगे, मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम्स है उसमें, लेकिन ये प्रॉब्लम्स को आप नहीं झेलोगे तो कहां से कंट्रोल करोगे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन में इंडिया 17% है, और आज दुनिया के केसेस में 17% से ज्यादा इंडिया के हैं। अभी ये कहना अभी सही नहीं रहा कि इंडिया में अभी बाकी जगह से हम बहुत बता रहे हैं। वी आर लूजिंग द गेम, वी आर लूजिंग इट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मैनेज विद पब्लिक रिलेशनशिप्स व्हाट वी शुड डू विद पब्लिक हेल्थ, है ना। ये समस्या है मेरे अंडरस्टैंड। बिल्कुल डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं कि काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक रिलेशंस कम किए जाएं, पीआर कम किया जाए, बयानबाजी कम की जाए और टेस्टिंग को बेहतर बनाया जाए। शुक्रिया डॉक्टर, इसे समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये चिंता हमारी आखिर क्यों बढ़ रही है? हमारी चिंता बढ़ने के पीछे वजह है कि हम, जैसा कि आपको बता रहे हैं, कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां पे हालात इस वक्त बहुत ख़राब है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करना चाह रहे हैं। हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से कुल मामलों के 65% से भी ज़्यादा इन राज्यों से ही आ रहे हैं, और मृत्यु दर भी इन राज्यों में बहुत चौंकाने वाली, एक्टिव मामले भी आप देख सकते हैं 63% से ज्यादा है। और अगर इसमें डेथ रेट यानी कितने लोग मर रहे हैं वो भी अगर ज्यादा रहेगा, तो फिर जो लॉजिक और जो आर्ग्यूमेंट हम देते रहते हैं कि हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, वो कारगर नहीं रह जाती है। तो इस चिंता की वजह से हम टेस्टिंग बढ़ाने की बात पर लगातार जोर देते रहते हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर वली, आपका स्वागत है। पहला सवाल ले लेते हैं। तानिया है दिल्ली से, सवाल पूछ रही हैं। मेरा नाम तानिया है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे सिर दर्द है, तो क्या ये कोरोना वायरस बीमारी का लक्षण है? सिर दर्द तो हो सकता है किसी भी वायरल फीवर में, लेकिन सिर दर्द जो आपको हो रहा है वो कोरोना को फैलते देखते ही हो रहा है। इस सिर दर्द को हम कोरोना से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। इस समय पूरे हम सबके सरों में दर्द हो रहा है और उसकी चिंता जाहिर है। आपने अगर प्रोग्राम देखा, अंजलि जी ने जो डाटा दिखाया है और जो हालात हैं उसकी वजह से सबके सर में दर्द है। तो ये दर्द सर है, सर का दर्द नहीं है। कोरोना के लक्षणों में बॉडी एक होता है, सर दर्द होता है, लेकिन खाली सर दर्द होने से कोरोना के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
जी, तो डॉक्टर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको हम ज्यादा बड़ा लक्षण मानेंगे? देखिए, आपने बहुत ठीक पूछ लिया जो मैंने छोड़ दिया था कि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, तो इसमें गला पकड़ता है, सबसे पहले गला खराब होता है, इसमें एक ड्राई किस्म का जुकाम होता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, लेकिन कुछ लोगों में अब हमें नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जैसे डायरिया है। डायरिया इसका एक लक्षण हो सकता है। अभी कुछ हमको वो लक्षण भी गिनने चाहिए जो लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके थे 2-3 महीने पहले, उनको दोबारा से कोई चेस्ट पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है, इन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनको हम लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं। और लॉन्ग हॉलर्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बार बार कोरोना दोबारा संक्रमण हो गया उसकी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ये ज्यादातर केसेस जिनमें हम संक्रमण की बात कर रहे हैं दोबारा हो रहा है, ये लॉन्ग हॉलर्स हों, क्योंकि वायरस पार्टिकल्स शरीर में रह जाते हैं और टूटी फूटी, जैसे टूटी फूटी टॉफी आती थी उस तरह से ये टूटे फूटे जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, जिसमें एस प्रोटीन है, कैप्सिड है, न्यूक्लियर मटेरियल है, आरएनए है, उसकी वजह से तमाम सिम्टम्स दोबारा से हो सकते हैं, 2-3 महीने के बाद भी हो सकते हैं। तो इनको हमको लॉन्ग हॉलर्स को ट्रीट करना स्पेशल तरीके से पड़ता है। इसमें हमको शायद स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं और उनको हमको दोबारा से टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, बानी का है। मेरा नाम बानी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को अस्पतालों में आइसोलेट कर देना चाहिए? क्या घर पर आइसोलेट सुरक्षित है? नहीं, देखिए, कोरोना पॉजिटिव जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसको ट्राइज करते हैं, हम उसकी श्रेणी बनाते हैं। एक पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है जिसका बहुत तेज सांस फूल रहा है, जो बैठ नहीं पा रहा है, वो सांस के मारे हाय हाय कर रहा है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, जब हम देख रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को हमको तुरंत इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। इसके विपरीत एक पेशेंट वो है जो आराम से बैठा है, अपनी दुकान से आया है, अपना कोरोना टेस्ट कराया, उसको फोन आता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो ये पेशेंट को हमको होम आइसोलेशन करना है। ज्यादातर हमको होम आइसोलेशन करना है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड को हमको संभाल के रखना है, तो हमको होम आइसोलेशन, और इसके बीच की भी एक कैटेगरी हो सकती है जिसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं कि हल्का बुखार है 2-3 दिन से, या कुछ उल्टी हो गई है, अभी मैंने एक सिम्टम्स बता रहा था उसमें उल्टी भी हो सकती है, या हेडेक भी हो सकता है, गला खराब हो रहा है और हमारा सैचुरेशन ठीक है, 92 है, 93 है, 94 है, तो हमको अलर्ट स्टेज पे रहना है कि जब भी सैचुरेशन फॉल हो तो हमको हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर के टच में रहना है। ऐसे पेशेंट्स को म्युनिसिपल अथॉरिटी होम क्वारंटीन अगर करती हैं तो उनके घर के बाहर एक स्टिकर लगा देते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो बाहर ना निकलें, और वो सभी सावधानियां इन तीनों कैटेगरीज के पेशेंट को रखनी है जो हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन बताते हैं, जैसे मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन हम हमेशा भूल जाते हैं, जिसको हमको याद रखना चाहिए। डॉक्टर, होम आइसोलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, क्या इसको कर पाना सबके बस की बात होती है? क्योंकि होम आइसोलेशन की बड़ी जिम्मेदारी परिवार वालों पर भी पड़ेगी। देखिए, कुछ शहरों में तो बहुत छोटे मकान हैं, न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही हुआ था। न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है, लेकिन उसमें वो आबादी जो एक कमरों के डॉर्मेटरीज में रह रही थी, उसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैला था। हमारे यहाँ भी खोली में रहते हैं लोग और छोटी छोटी आबादियां हैं, धारावी जैसे हमारे यहाँ स्लम्स थे, तो ये ऐसे होम आइसोलेशन में जब हमारे पास कमरा और टॉयलेट अलग ना हो तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम एक कमरा, ये मैं कहता हूँ अगर घर में 3 लोग पॉजिटिव हैं तो उन 3 लोगों को एक कमरे में रखा जा सकता है, उनका एक टॉयलेट हो सकता है डेडिकेटेड, और उनको एक आदमी जाकर बाहर से खाना दे दे, कमरे में रहें वो। लेकिन अगर 2 लोग घर में रह रहे हैं और एक कमरा है तो आइसोलेशन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसके लिए हमको वही यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ रहना है, और हम तो ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव हो गए, दोनों को ही सावधानी बरतनी। जी, चलिए डॉक्टर साहब, आपने ये समझाया होम आइसोलेशन कैसे करनी जरूरी हो जाती है और किस तरीके से करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर गिविंग लॉट ऑफ। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते वही बात जो हम आपको रोज याद दिलाते हैं, और वो ये कि अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, तो अपना मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही जब मौका मिले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या साबुन और पानी से हाथ जरूर दें और लोगों से दूरी बनाकर रखें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।